जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, बीए के 6 सेमेस्टर के तमाम साथियों के लिए हमने जो ब्रह्मास्त्र सीरीज से शुरू की थी, उसी के अंदर जो हमारा जो समाजशास्त्र वाली क्लास चल रही थी, उसी की तीसरी क्लास आज ये होने वाली है, जिसके अंदर भारतीय समाज आपकी जो इंडियन सोसाइटी है उसकी ये क्लास चल रही है। लगातार हमारी क्लासेस देखने को मिल रही है, हिंदी साहित्य की भी क्लासेस देखने को मिल रही है, इतिहास की भी देखने को मिल रही है और समाजशास्त्र की भी चल रही है। इस सीरीज को आप कितना प्यार देते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इस सीरीज के अंदर जो भी हम महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो क्वेश्चन से आपके लिए रामबाण साबित होंगे। निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर बेहतर से बेहतरीन आपका जो प्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलेगा इस सीरीज के माध्यम से। तो चलिएगा इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि टुडे रोजगार है तो सफलता मुमकिन है, ये आप सभी को पता है। टुडे रोजगार की ये सीरीज एक बेहतरीन जो है रणनीति के साथ तैयार की गई है और बेहतरीन और जो आपके परिणाम है वो देखने को मिलेगा, शानदार परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम जो है आपके लघुतरात्मक प्रश्न की बात करेंगे। पिछले क्लास के अंदर हमने जो है आपके निबंधात जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे उनके हम बात कर चुके थे। जैसे हम बात कर सकते हैं एमसीक्यू वाले और जो आपके रेगिस्तान वाले जो क्वेश्चन है उनकी हम बात कर चुके हैं। और आज के इस क्लास के अंदर लघुतरात्मक क्वेश्चनों को जो है विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की भौगोलिक विविधता को समझाइए। भारत की भौगोलिक विविधताएं किस प्रकार से है। भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला देश है। भारत को भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी भारत का बड़ा मैदान है, गंगा और सिंधु का मैदान है, दक्षिण का पठारी प्रदेश और थार का मरुस्थल है। समुद्र तटीय मैदान है। इसमें हर प्रकार की भूमि, नदियां, पर्वत है। जहां पंजाब व गंगा यमुना की घाटी जैसे उपजाऊ मैदान है, और वहां राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के जिलों में रेगिस्तान भी है। यहाँ एवरेस्ट जैसे विश्व में सबसे ऊंची चोटी रखने वाला हिमालय पर्वत है, और दक्षिण भारत का पठारी भाग है। भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, और भारतीय जो भूमि की भौगोलिक विविधता के कारण भारतीय उत्पादन में भी काफ़ी भिन्नता है। कहीं चाय पैदा होती है तो कहीं कहवा, कहीं गेहूं पैदा किए जाते हैं तो कहीं चावल जो है पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार से भौगोलिक दृष्टि से भारत भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न जलवायु पाई जाती है। कहीं पर समशीतोष्ण जलवायु है तो कहीं पर उष्ण है। जहाँ एक और चेरापूंजी में वर्षा में लगभग 700 इंच से भी अधिक वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के थार मरुस्थल में 5 इंच से भी कम वर्षा होती है। इस तरह उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसके बाद मैदानी भाग दिखाई पड़ते हैं। तो दक्षिण भारत में पठारी और प्रायद्वीपीय और दक्षिण में जो है भारत में पठारी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी विद्यमान है। ये उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारत का भौगोलिक पर्यावरण भिन्नताओं से परिपूर्ण है। आगे बात करते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीनता के साथ साथ स्थायित्व का गुण मौजूद है। भारतीय संस्कृति में प्राचीनता के साथ साथ स्थायित्व का गुण मौजूद है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। प्राचीनता, भारतीय संस्कृति का इतिहास अति प्राचीन है, और भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। जहां समय के साथ विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियां नष्ट हो गई और उनके अवशेष मात्र ही बचे, वहाँ जो है आपके हजारों वर्ष बीत जाने पर भी भारत की प्राचीन संस्कृति व समाज व्यवस्था आज भी जीवित है। आज भी हम भारत के वैदिक धर्म को मानते हैं। पवित्र वैदिक मंत्रों का यज्ञ, हवन आदि में उच्चारण किया जाता है। भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम होने के कारण ही भारत की सामाजिक संस्थाएं भी बहुत पुरानी है। इनमें से कुछ संस्थाओं का विकास तो हजारों वर्ष पूर्व ही हो गया था। यही कारण है कि जब विश्व के अन्य देशों में बर्बरता का अंधकार छाया
हुआ था उस समय भारत में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपने विकास की चरम सीमा पर थी। स्थायित्व की बात करें तो भारतीय संस्कृति में विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय होने पर भी स्थायित्व का गुण विद्यमान है। ये विशेषता प्राचीनता के समान ही लगातार चलती आ रही है और भारत में अनेक आपके विधर्मी विदेशी शासकों का प्रभुत्व हजारों वर्षों तक बना रहा और इन लोगों ने कितने ही प्रकार के भारतीय संस्थाओं पर आक्रमण किए, उन्हें मिटाने के लिए कई प्रयत्न किए, मगर इन समस्त प्रतिघातों के पश्चात भी भारतीय संस्कृति एवं संस्थाएं आज भी यथावत विद्यमान हैं। विश्व के संपूर्ण इतिहास में इस प्रकार का कोई भी दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है और डॉक्टर ललनी गोपाल ने उचित ही लिखा है कि भारत का अतीत इसके वर्तमान में जीवित है। भारतीय संस्कृति व संस्थाओं का विभिन्न शताब्दियों का इतिहास एक ही रूप में गुंथा हुआ है। आगे बात करते हैं भारतीय समाज की एकता क्या है। भारतीय समाज की एकता की हम बात करें दोस्तों तो एकता से आशय है विविध इकाइयों में समानता अथवा संगठन। विविध इकाइयों में ऐसे संलग्नता जिससे विविध इकाइयाँ एक ही कड़ी में बंध जाए एकता कहलाती है। सामाजिक रूप से विभिन्न धर्म भाषाओं सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं रीति रिवाजों त्योहारों उत्सवों वेशभूषा आदि के होते हुए भी जब इकाइयों में समानता का भाव हो, एक दूसरे की पूरक बनती हो, तो वह एकता कहलाएगी। एकता द्वारा राष्ट्र के स्वीकृत उद्देश्यों को प्राप्त करने का सहभागिक प्रयास किया जाता है। एकता का निर्माण अनेक तत्वों से मिलकर होता है। भारतीय समाज के संदर्भ में भी एकता अनेक तत्वों का योग है जिन्हें हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे भौगोलिक एकता। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक भारतीय जीवन एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। सभी भारतीयों में चाहे वे किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, यही भावना विद्यमान है कि हम सभी भारतीय हैं। ऐतिहासिक एकता संपूर्ण भारत का एक ही इतिहास रहा है। अति प्राचीन काल में सारे भारत में द्रविड़ों का निवास था। बाद में यहाँ आर्य आए और यहीं बस गए तथा धीरे धीरे आर्य संस्कृति संपूर्ण भारत में फैल गई। और धार्मिक एकता, यद्यपि भारत में अनेक धर्मों के अन्वय रहते हैं, साधारणतः उनमें काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती है, भिन्नताएं दिखाई देती है, लेकिन मूल सिद्धांत अध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, दया, सत्य, अहिंसा आदि सभी धर्मों में एक समान है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और धर्म के मामले में सभी स्वतंत्र है। सभी क्या है? स्वतंत्र है। और आपकी सांस्कृतिक एकता, भारतीय समाज में लोग एक ही प्रकार के सामान्य जन रीतियों, रूढ़ियों व प्रयासों में विश्वास करते हैं। सामाजिक उत्सवों एवं त्योहारों का सारे देश में एक समान प्रचलन है। राजनीतिक एकता, संपूर्ण भारत में समान शासन व्यवस्था, कानून, संविधान व्यवस्था है। भाषाई एकता, भारत में विभिन्न देश की राष्ट्रभाषा है। त्रिभाषा सूत्र, विभिन्न भाषा भाषियों की एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। एकता के सूत्र में क्या है? बंधे हुए हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 है कि वर्ण एवं जाति में अंतर क्या है। वर्ण एवं जाति में अंतर। वर्ण व्यवस्था का आधार रंग तथा व्यवसाय है, जबकि जाति व्यवस्था को आधार जन्म है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्री धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है वर्ण या चुनाव करना। इस आधार पर व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय या कार्य का चुनाव करता है, उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता है। इस प्रकार एक वर्ण समान व्यवसाय करने वाले लोगों का एक समूह है, जिसके दूसरे वर्ण का आधार रंग रंग रहा। और सर्वप्रथम ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग जो है काले और गोरे रंग की जनता के लिए प्रयुक्त हुआ। प्रारंभ में गोरे वर्ण का प्रयोग आर्यों के लिए, कृष्ण वर्ण का प्रयोग दासों के लिए जो है किया जाता था, और बाद में इसका प्रयोग व्यवसाय के आधार पर बने 4 बड़े वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए किया गया। सामाजिक संगठन का यह विभाजन कार्यात्मक आधार पर किया गया। जाति व्यवस्था का आधार जन्म है और इनकी उत्पत्ति का आधार जो है प्रजातिगत कारक है। एक प्रजाति के लोगों को आगे जाति कहा जाने लगा।
और संपूर्ण भारत में व्यापक वर्ण व्यवस्था के ढांचे में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में प्रजातियां व्यावसायिक आधार पर जातियां कही जाने लगी। इस प्रकार जाति का आधार जन्म है। एक एक प्रजाति में जन्म लेने वाले लोग आजीवन उसी जाति के रहते हैं और इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इस प्रकार जाति की उत्पत्ति वर्ण से नहीं हुई, लेकिन जाति के विकास की प्रक्रिया में वे वर्ण से संबंध हो गई तथा जातियों का पद सोपान तथा जाति की गतिशीलता को वर्ण की शब्दावली में व्यक्त किया जाने लगा। वर्ण व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है, जबकि जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख व्यवसायों के आधार पर 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि वर्ण का व्यक्ति अपने व्यवसाय को बदलकर दूसरे वर्ण के व्यवसाय को अपनाकर अपने वर्ण में परिवर्तन ला सकता है। अतः जन्म से प्राप्त वर्ण की स्थिति को व्यक्ति अपने गुणों और कर्म के आधार पर परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जाति का आधार जन्म है जो आजीवन उसके साथ रहेगी। व्यक्ति अपने गुण कर्म के आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं ला सकता। जातियों का आधार स्थानीयता है, जबकि वर्ण का आधार संपूर्ण भारत है। जाति व्यवस्था की तुलना में वर्ण व्यवस्था का आधार व्यापक है। जातियों का आधार जहाँ स्थानीयता है, वहाँ वर्ण व्यवस्था का आधार समूचा भारत है। इसलिए जाति व्यवस्था को स्पष्ट तथा वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए एक विद्यार्थी को वर्ण व्यवस्था के मॉडल में उन्हें स्पष्ट करना पड़ता है। संख्या के आधार पर अंतर। वर्ण व्यवस्था में वर्ण 4 है। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जातियों की संख्या बहुत अधिक है तथा जातियाँ उपजातियों में भी विभाजित है और वर्ण उपवर्णों में विभाजित नहीं है। अब आगे बात करते हैं आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व। आश्रम व्यवस्था का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के महत्व का निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से जीवन के विभिन्न पक्षों का विकास होता है। इसके माध्यम से मनुष्य का शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। आश्रम व्यवस्था से मनुष्य के लौकिक पारलौकिक जीवन की संतुष्टि संभव थी। अतः यह व्यवस्था मनुष्य के कल्याणकारी जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आश्रम व्यवस्था में मनुष्य के मानसिक बौद्धिक उन्नति में सहायक रही। मनुष्य जो है आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अपने विविध कार्यों तथा दायित्वों को निभाकर मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता रहा। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता रहा और आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति का महत्व स्वीकार किया गया था। उसके विभिन्न कार्यों को जो सामाजिक उत्थान और नैतिक मूल्यों की प्रभावित कर रहे थे स्वीकार किया गया था। आश्रम के अंतर्गत रहने वाले मनुष्य में सहिष्णुता, उदारता, आध्यात्मिकता आदि की भावनाएं विकसित हुई, जिनके कारण वह मानवतावादी बन गया। आश्रम व्यवस्था जो है व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाते हैं। चारों आश्रमों में मनुष्य निरंतर क्रियाशील रहता है और अपने जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। आश्रम व्यवस्था को मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के विकास में सहायता मिलती है। मनुष्य को कब शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, कब उसे गृहस्थ बनकर सांसारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, कब उसे त्याग और विरक्ति का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इन सब की व्यवहारिक जानकारी मनुष्य को आश्रम व्यवस्था से जो है मिलती है। डॉक्टर प्रभु के मत में आश्रम व्यवस्था व्यक्ति और समूह के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करती है। ब्रह्मचर्य आश्रम से मनुष्य को समूह के विषय में जानकारी होती है तथा गृहस्थ आश्रम से व्यक्ति समाज का प्रबंधक बनता है। इस प्रकार समाज के प्रति अपने दायित्वों को निर्वाह करता है जिससे व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के उद्देश्यों की व्याख्या। गृहस्थ आश्रम समावर्तन संस्कार के बाद ब्रह्मचार्य विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। सामान्यतः 25 से 50 वर्ष तक की आयु का काल गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित था। समस्त धर्मशास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों से सर्वोच्च माना गया है। इसकी सर्वोच्चता के कई कारण थे। ब्राह्मण धर्म प्रारंभ से ही प्रवृत्ति प्रधान है, वो आपके रहा है और अतः इसे महत्व मिलना स्वाभाविक था, क्योंकि शेष तीनों आश्रम निवृत्ति मूलक है। और दूसरा मुख्य कारण ये था कि ब्राह्मण धर्म यज्ञ प्रधान तथा कर्मकांड प्रधान रहा है।
पितरों की शांति एवं उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के यज्ञ और कर्मकांड करने पड़ते थे और उन्हें करने के लिए पुत्र की आवश्यकता थी और पुत्र प्राप्ति गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही संभव थी। तीसरा कारण यह था कि शेष तीनों आश्रमों का भार गृहस्थ जीवन पर ही था। गृहस्थी ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थी और सन्यासी के भरण पोषण, वस्त्र, भोजन आदि की व्यवस्था करता था। ऐसी भी मान्यता थी कि ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ जीवन अनिवार्य था। अंतिम कारण जैन एवं बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया का परिणाम था। दोनों धर्मों के निर्वाण प्राप्ति के लिए गृह त्याग पर जोर दिया। परिणाम स्वरूप आपके हजारों स्त्री पुरुष अपने जो है पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किए बिना ही गृहस्थ त्याग करके साधु बनने लगे। इससे समाज के सामने एक भयंकर संकट जो है उत्पन्न हो गया। अतः सूत्रकारों ने गृह त्याग का विरोध किया और उनका कहना था कि परमार्थ के लिए गृहस्थ जीवन बाधक नहीं है। गृहस्थ जीवन के नियमों, उपनियमों, विधियों आदि को नियमित रूप से पालन करने पर ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्व और प्रधानता दी गई। सूत्रकारों ने गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का विस्तृत विवेचन किया। गृहस्थ को संतानोत्पत्ति, अतिथि सत्कार, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, विधि, सत्कार, धार्मिक, सामाजिक क्रियाविधियां आदि कार्य करने पड़ते थे। प्रत्येक गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ माता पिता तथा परिवार के वर्ग के मार्ग निर्देशन में अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था और अपने बंधु बांधवों के साथ स्नेहमय व्यवहार रखते हुए तथा अपने से छोटे व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जीवन बिताना गृहस्थ का परम कर्तव्य था। उसे धर्मानुसार उद्योग तथा श्रम करके अपना जीविकोपार्जन करना पड़ता था, क्योंकि पाप अथवा अधर्म से प्राप्त जीविका घृणित समझे जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है आश्रम व्यवस्था तथा पुरुषार्थ व्यवस्था किस प्रकार अंतर संबंधित है, समझाइए। आश्रम व्यवस्था 4 पुरुषार्थों से संबंधित थी। प्राचीन काल में भारतीय चिंतकों ने मानव जीवन के प्रमुख 4 उद्देश्य बताए और वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ के नाम से प्रसिद्ध है। चारों आश्रमों को चारों पुरुषार्थों से घनिष्ठ संबंध है। आश्रम व्यवस्था के द्वारा इन चारों कर्तव्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है और ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है और नैतिकता की शिक्षा ग्रहण करता है। इससे वह अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है और अब इसमें बालक विभिन्न कर्तव्यों से परिचित होता हुआ अपने उचित धर्म को जो है सीखता है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य धर्म, अर्थ और काम नामक पुरुषार्थों को प्राप्त करता है और वह नैतिक तरीकों से धन संग्रह, उपभोग करता है तथा काम भावना की तृप्ति करता हुआ संतानोत्पत्ति करता है और इसमें रहते हुए वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है। संन्यास आश्रम में मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर रहता था। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का चारों पुरुषार्थों से घनिष्ठ संबंध था और इन पुरुषार्थों की सफल साधना आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ही संपन्न हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है संस्कार के प्रमुख उद्देश्य को समझाइए। संस्कारों के माध्यम से आर्य ऋषियों ने मनुष्य के जीवन में गुणों को उपलब्ध करने की योजना बनाई। आयु अनुरूप संस्कारों की व्यवस्था की गई। मनुष्य जीवन गर्भाधान से ही प्रारंभ होता है और शमशान में उसका अंत होता है। इसीलिए मनुष्य शरीर को स्वस्थ एवं मन को शुद्ध और अच्छे संस्कार वाले बनाने के लिए गर्भाधान से लगाकर अंत्येष्टि तक संस्कारों को विधान किया है। संस्कारों के उद्देश्यों और उसके संबंध में डॉक्टर PV काणे ने लिखा है कि यदि हम संस्कारों की संख्या पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि उनके अनेक उद्देश्य हैं और संस्कारों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। इस प्रकार उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं कि अशुभ शक्तियों के प्रभाव से व्यक्ति को बचाना संस्कारों का एक मुख्य उद्देश्य रहा है और संस्कारों का एक उद्देश्य का सहकार्य व्यक्ति के हित के लिए अभिष्ट प्रभावों को
आमंत्रित एवं आकर्षित करना रहा है। यही कारण है कि विभिन्न संस्कारों के अंतर्गत देवताओं की पूजा एवं आराधना की जाती है। संस्कारों का भौतिक उद्देश्य सांसारिक समृद्धि प्राप्त करना रहा है और विभिन्न संस्कारों के माध्यम से सुख समृद्धि, धन धान्य, संपत्ति, पशु, दीर्घ जीवन, शक्ति, बुद्धि की प्राप्ति की इच्छा की जाती रही है। संस्कारों का एक उद्देश्य व्यक्ति को आत्म के अवसर प्रदान करना है और व्यक्ति को समय समय पर हर्ष, आनंद एवं दुख होता रहा है और उन्हें व्यक्त करने हेतु विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था की गई है। और संस्कारों का सांस्कृतिक प्रयोजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे विधि निर्माताओं ने संस्कारों एवं धर्म में पवित्रता का समावेश करने का प्रयत्न किया। संस्कारों का एक उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी रहा है और संस्कारों का एक लक्ष्य व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास करना रहा है और संस्कारों का एक प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति के निर्माण और विकास करना रहा है और संस्कारों का एक उद्देश्य आध्यात्मिकता के महत्व को स्पष्ट करना भी रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है नातेदारी की प्रमुख श्रेणियाँ। नातेदारी के संबंध में निकटता और दूरी का अध्ययन करने के लिए वुडरॉक ने संबंधियों की निम्न श्रेणियाँ बताई। प्राथमिक संबंधी। कर्ता के प्राथमिक संबंधी वे होते हैं जिनमें कर्ता का सीधा संबंध होता है। कर्ता के तथा प्राथमिक संबंधियों के बीच अन्य कोई संबंधी नहीं होता है। रक्त संबंधियों में पिता माता, पुत्र पुत्री, भाई बहन परस्पर प्राथमिक संबंधी है। वैवाहिक संबंधियों में पति पत्नी भी ऐसे प्राथमिक संबंधी है। इस प्रकार प्राथमिक संबंधियों के युगल होंगे पति पत्नी, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन। इस प्रकार प्राथमिक संबंधी संख्या में कुल 8 हो सकते हैं। द्वितीय संबंधी की बात करते हैं। द्वितीय संबंधी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कर्ता के द्वितीय संबंधी वे होते हैं जो कर्ता के प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं। प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं लेकिन कर्ता के सीधे संबंधित नहीं होते, जैसे कर्ता के पिता। इस प्रकार रक्त संबंधियों में दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, पोता पोती आदि द्वितीय संबंधी है। पति या पत्नी के सभी प्राथमिक संबंधी जो कर्ता के प्राथमिक संबंधी नहीं है, यदि आदि कर्ता के द्वितीय संबंधी कहलाते हैं, जैसे ससुर, सास, साला, साली, देवर, जेठ आदि। द्वितीय संबंधी संख्या में 33 होते हैं। तृतीय संबंधी। व्यक्ति के तृतीय संबंधी जो है वे होते हैं जो कर्ता के प्राथमिक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं, जैसे कर्ता का परदादा, पिता का पिता। इस प्रकार परपोता, परनाना आदि हमारे द्वितीय संबंधी के प्राथमिक संबंधी भी तृतीय संबंधी कहे जाते हैं, जैसे दादा का पिता, दादी का पिता, पोते का बेटा, नानी का पिता आदि। ससुर, ससुर का पिता और साले की पत्नी, साली का पति, चाची आदि तृतीय संबंधी जो है होते हैं। और वुडरॉक ने संबंधियों की कुल संख्या जो है तृतीय संबंधियों की कुल संख्या जो है 151 बताई है। दूर के संबंधी। हमारे तृतीय संबंधी के प्राथमिक तथा द्वितीय संबंधी आदि दूर के संबंधी कहलाते हैं। इनसे कर्तव्य और अधिकार के संदर्भ में पारस्परिक संबंध, अंतःक्रिया आदि बहुत कम और प्रभावहीन रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर है परिवार के प्रमुख प्रकारों पर टिप्पणी कीजिए। विभिन्न समाजों में सदस्यों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के परिवार होते हैं: केंद्रीय, मूल और नाभिकीय तथा दाम्पत्य मूलक परिवार। प्राथमिक मूलक या केंद्रीय परिवार का सबसे छोटा और आधारभूत रूप है, जो एक पुरुष, एक स्त्री तथा अनेक आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। अतः ऐसे परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें अन्य रिश्तेदारों, नातेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता। यहाँ तक कि बच्चे भी अविवाहित होने तक ही इसके सदस्य होते हैं। कभी कभी पति पत्नी के बच्चा नहीं होता है तो वे दूसरे बच्चे को गोद ले लेते हैं। इस प्रकार के परिवार भी जिनमें पति पत्नी तथा उनके गोद लिए बच्चे साथ रहते हैं और मूल केंद्रीय परिवार कहते हैं। आधुनिक समाज में मूल या केंद्रीय परिवार बहुत पाए जाते हैं। विवाह संबंधी परिवार। मूल परिवार के आधार पर ही दूसरे प्रकार के परिवार बनते हैं, जिन्हें हम विवाह संबंधी परिवार कहते हैं। ऐसे परिवारों में विवाहित पति पत्नी और उनमें उत्पन्न संतानों
दाने तो होती है, साथ ही विवाह से बने हुए अन्य रिश्तेदार भी जाते हैं। संयुक्त और विस्तृत परिवार। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। उनकी संपत्ति है वो सामूहिक जो है होती है। वे एक रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। डॉक्टर एस सी दुबे के अनुसार यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हो और इनमें निकट सा नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हो और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो, तो उन्हें सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जाता है। वैसे तो संयुक्त परिवार जो है संयुक्त परिवार भारतीय जनजातियों में अत्यंत व्यापक है, फिर भी इनका वास्तविक रूप गाँव में देखने को मिलता है। इस प्रकार के परिवार में जब कभी रक्त संबंधी एवं अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं तो विस्तृत परिवार कहलाता है। इन परिवारों में सबसे बड़े पुरुष सदस्य का स्थान सर्वोच्च होता है, जो परिवार के लिए सब कार्यों को करने वाला होता है। वह परिवार का संचालन और संपत्ति की देखरेख करता है, पारिवारिक झगड़ों का निपटारा करता है और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामुदायिक विषयों में परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम इतने क्वेश्चनों को कवर करेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे की क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।